एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उनका इनफ्लो कि वो फुल ईयर में हमारे पास कहाँ से आए हैं और उनका आउटफ्लो, ये जज करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो किस लिए होती है कि जो इसका प्रैक्टिकल पर्पस है वो तो है ही, उसके साथ अभी जब से हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जब बना था, तो अब इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है, ये अकाउंटिंग जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। और कंपनीज में जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनीज की, उनमें अभी तक आपने दो ही देखी हैं। एक तो हमारी बैलेंस शीट होती है, दूसरा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और तीसरे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी हमारे पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एक और अलग बात है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इसको, जिनको की छूट दी गई है, जिनको की इनको नहीं बनाना होता, वो ओपीसी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनीज होती है हमारी, और एक डोरमेंट कंपनी। ये जो 3 कंपनीज हैं, इनको एक कंसेशन दिया गया है कि इनके लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड करना जरूरी नहीं है। अदरवाइज सारी बाकी जो कंपनीज हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगी, और उसके साथ साथ वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाएंगी। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे होता है और हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट होती है विच इंडिकेट्स, वो हमें बताती है कि किस तरीके से जो कैश है और जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं उसके बराबर जो चीजें हैं उनका फ्लो किस तरीके से हुआ है थ्रू आउट द ईयर। फ्लो होने का मीन्स है कि वो कहाँ से आए हैं और किस तरीके से हमने उनका यूटिलाइजेशन किया है। तो पहली बात, हमारे यहाँ पर 3 चीजें हो गई। एक तो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दूसरा उनका इनफ्लो, और तीसरी चीज है उनका आउटफ्लो। ये 3 चीजें हमें देखनी है। तो कैश और कैश के बराबर चीजें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें हम किस किस चीज को शामिल करेंगे? उसमें कैश तो है ही आपका, प्लस जो बैंक बैलेंस होता है उसे ही हम इक्विवेलेंट टू कैश मानते हैं कि किसी भी टाइम पे आप उनको ले सकते हो, कैश की तरीके से यूज कर सकते हो। प्लस उसके साथ साथ आती है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनको आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोल सकते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोल सकते हो कि जिनको आप जिस भी टाइम पे चाहो आप सेल परचेज कर सकते हो और उनसे कैश में उनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हो गई, या करंट सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं हमारी, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, और उसके बाद हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए आप करते हो। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी नाम हो सकता है या फिर करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इन सब चीजों को तो हम कैश इक्विवेलेंट ही मानते हैं। इनका पूरे साल में कहाँ कहाँ से हमारे पास आए हैं और कहाँ कहाँ पर हमने इनको यूज किया है, उसके लिए स्टेटमेंट हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इनफ्लो का मीन्स है कि ये जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से हमारे पास आएंगे। तो बेसिकली ये 3 एक्टिविटीज होती हैं हमारी, OIF। ठीक है, आप इसको याद करने के लिए कि सीक्वेंस को आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ऑयल को एक वर्ड याद कर लिया आपने, ऑयल होता है, उसी पे आप उसी के प्लेस पर आप मेमोराइज कर लोगे इसे, OIF, ऑइफ। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पूरे जितने भी हमारे बिजनेस में एक्टिविटीज होती है ना, उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और वहां से इन तीनों एक्टिविटीज में हमारे पास किसी भी वजह से, जैसे जिस भी तरीके से हमारे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे तो उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लोज, और जब भी हमारे पास से कैश जाएगा तो दैट इज कैश आउटफ्लो। यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं कैश, बट इट इंक्लूड्स, ऑल्सो इंक्लूड्स द कैश इक्विवेलेंट्स। अब देखो कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, कैश कहाँ से आएगा। एक तो कैश सेल करते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी कौन सी होती हैं कि जिस चीज के लिए बेसिकली हमने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, जो हमारी बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जिसको कि हमें करना है, और उसी से ही हमें अपने जो बिजनेस में जिस पर्पस के लिए हमने बिजनेस एस्टैब्लिश किया है और जिससे हमें प्रॉफिट अर्न करना है,
तो उसके लिए कोई भी सेल, कैश सेल होगी तो पैसे आएंगे, डेटर्स से या ट्रेड रिसीवेबल्स से पैसे आते हैं, कैश आता है, कैश रिसीव फ्रॉम द कमीशन एंड रॉयल्टी, किसी किसी का इस तरीके से एजेंसी बिजनेस है तो उसके पास कमीशन आएगा, रॉयल्टी आएगी, इंश्योरेंस क्लेम्स रिसीव्ड होते हैं, और इसी कोई भी किसी भी तरीके से, जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, सेल ऑफ फिक्स असेट्स आपने की, या फिर कोई सिक्योरिटी सेल करते हो, अगर जैसे डिवेंचर्स हैं उनको आप सेल कर देते हो तो भी अमाउंट आता है, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने बैंक से कोई लोन्स लेते हो तो भी कैश आता है। दूसरी पार्ट पे आपके लिए लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर लोन्स तो आएंगे, कैश तो आएगा ना, हमें बेसिकली किसको देखना है, कैश को। तो कैश जिन भी एक्टिविटीज से आएगा दैट इज कॉल्ड कैश इनफ्लोज। इसी तरीके से किसी भी एक्टिविटी से आपके पास कैश जाएगा तो वो है कि आपने गुड्स परचेज की, कैश परचेजेस, तो गुड्स परचेज करोगे उसके लिए कैश में पेमेंट करोगे तो कैश चला जाएगा। क्राइटर्स को पेमेंट करते हो, अपने वेजेस, सैलरीज या एक्सपेंसेस जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या फिर अब दूसरे प्ले, ये तो हो गए हमारे ऑपरेटिंग में जहां जहां से पैसा हमारे पास से जाता है। इसके अलावा जब इन्वेस्टमेंट पर आते हो आप, इन्वेस्टमेंट आपने की किसी भी दूसरी कंपनी के, आपने कोई भी एसेट्स परचेज किए तो यहाँ पर आपने फिक्स एसेट्स परचेज की, दूसरी कंपनीज के शेयर यानी इन्वेस्टमेंट की, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस दे दिए तो इनमें भी पैसे चले जाते हैं। जब फाइनेंसिंग की बात करते हैं, फाइनेंसिंग में कैसे पैसा जाता है कि आपने शेयर कैपिटल को रिडीम कर दिया या फिर बायबैक कर लिया उनको, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया या डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया। तो ये 3 एक्टिविटीज बेसिकली हम बांटेंगे, आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ जहां से भी कैश आपके पास से जाएगा दे आर इंक्लूडेड इन कैश आउटफ्लोज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जिसको कि ये कैश फ्लो 2 तरीके से हम बनाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हमको 2 मेथड्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बट ये जो डायरेक्ट मेथड है बेटा, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, आपको ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम कौन सा डिस्कस करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड है, इसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें अभी आपको बताया कि 3 एक्टिविटीज में, सारी एक्टिविटीज जो हमारी बिजनेस की होती है उनको 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब क्यों बनाते हैं हम, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप बनाते हो क्यों बनाओगे? पहली बात तो कि हमें ये पता चल जाता है, देखो कैश और कैश का हिसाब रखना, कैश इक्विवेलेंट्स का हिसाब रखना, ये बिजनेस के लिए जरूरी होता है। अपनी लिक्विडिटी जो पोजीशन है, लिक्विडिटी पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए और आगे उसके लिए प्लानिंग करने के लिए। क्योंकि अगर इन हैंड लिक्विडिटी नहीं होगी ना तो कोई भी बिजनेस अपने ऑपरेशंस को बहुत फ्लुएंटली नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए वो बजट्स बनाते हैं और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर जज करते हैं कि जो उन्होंने सोचा था अपने कैश की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कि यहाँ से इतना आएगा बजटिंग के थ्रू, तो वो चीज को वो कहाँ तक अप्लाई कर पाए हैं या वो कहाँ तक पूरी हुई है। तो बेसिकली अपनी कैश या लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर है कि सोर्सेस का पता लगाने के लिए, उसकी पेमेंट्स को पता लगाने के लिए, और हमारे नेट चेंजेस यानी ओपनिंग हमारे पास कितने थे और क्लोजिंग कितने हैं। एक तो कितना, हाउ मच, और दूसरा किस किस तरीके से। अब जैसे इनफ्लो आपका ओपनिंग बैलेंस इतना था और क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर या कम होकर इतना हो गया, तो ये जो टोटल नेट इफेक्ट हुआ है इसके बीच में रीजंस क्या रहे, मतलब कहाँ कहाँ से आया था और कहाँ पर हमारा कैश गया है, उन रीजंस वो होता है टू कंट्रोल या टू जज आवर लिक्विडिटी पोजीशन। जो कैश की लिक्विडिटी पोजीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस है या यूजेस कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के हम ईयर वाइज अपने बजट्स बनाते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं कि सोर्सेस कहाँ से हमारे पास कितना अमाउंट आएगा और कहाँ कहाँ पर हम उनको अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे कैश इक्विवेलेंट का एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। बजटिंग वैसे बेसिकली वो 1 ईयर के लिए ही होती है लेकिन उससे भी कम के लिए हम कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, हमने पहले बजट बना दिया, अपनी प्लानिंग कर दी और फिर वो कहाँ तक सही हुई, उस प्लानिंग के ऊपर कहाँ तक काम हुआ, वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से बनाकर देखते हैं।
हेल्प इन असेसिंग द लिक्विडिटी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन को पता लगाने के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस बनाएंगे इसको तो हमें जैसे शॉर्ट टर्म के लिए हर मंथ वाइज अगर आपने बनाया तो आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस में कितनी शॉर्ट कमिंग है या हमारे पास कैश एक्सेस पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी पोजीशन हमारी क्या है। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, देखो जब हम टाइम टू टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि क्लोजिंग कैश हमारे पास कितना है, तो उससे हमें आगे उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए हम उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे या किसी और अच्छी बेनिफिशियल एक्टिविटी में लगाएंगे ताकि वो आइडल ना पड़ा रहे। ठीक है, तो उसके लिए एफिशिएंट कैश को मैनेज करने के लिए, कैश को कंट्रोल करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, अपने बजट्स के साथ, कि हमने क्या सोचा था कि हमारे पास कितना कैश आएगा, किस किस एक्टिविटी से आएगा और रियल में वो कितना हम उसको अचीव कर पाए हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी विद अवर प्लान्स को, और हमारे जो बजट थे, प्लान्स थे और जो एक्चुअल कंडीशन है उनको आपस में कंपैरिजन करने के लिए केवल बजट बना दिया, प्लानिंग कर दी, उससे नहीं होगा। हमें उसकी जो एक्चुअल पोजीशन रहेगी वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर जज करते हैं। रीजंस फॉर द कैश पोजीशन, कि सपोज आपके कोई जितना भी कैश है वो नेट बैलेंस कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, तो उसका हम रीजंस, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ना वो सिर्फ हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैश के बारे में नहीं बताती, बल्कि उसकी फुल डिटेल कि वो कैसे कम हुआ और वो कैसे एक्सेस हुआ, कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ हमने उसको अप्लाई किया, उस सब की प्रॉपर हमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट शो करते हैं। तो उससे अपनी कैश पोजीशन हमारी जितनी भी है वो कैसे है उसके रीजंस को भी बताते हैं। इसके बाद है इवेल्युएट मैनेजमेंट डिसीजंस। इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पर ही हम जो कंपनी है वो ये देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमारे पास कितना कैश आया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू कितना आया है, और जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, लैंडर्स हैं, हमको जब भी वो अगर सपोज हमें कहीं से लोन लेना है तो वो पहले हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर कैश होता है या नहीं होता, ताकि हम उनकी जो भी इंस्टॉलमेंट या उनका इंटरेस्ट बनेगा उसको टाइम पर पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जितनी कोई भी मैनेजमेंट है वो जितने अच्छे तरीके से अपने कैश को मेंटेन करके रखती है, ना वो एक्सेस होता है ना वो कम होता है, तो उतना ही उसी के बेस पर हम ये पता लगा पाते हैं कि वो मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से को अपने एक्शंस को, अपने कैश को रेगुलेट करता है। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पर ही हम अपना डिविडेंड के भी डिसीजंस लेते हैं, कि अगर डिविडेंड कोई भी कंपनी होती है कि जब भी वो डिक्लेयर करती है, जैसे इंटरिम डिविडेंड होता है, दो तरह के हमारे वो होते हैं डिविडेंड्स, एक तो होता है इंटरिम, एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है जो आप ईयर के बीच में ही उन्हें दे देते हो, और एक फाइनल डिविडेंड होता है जो कि आपके ईयर के बाद दिया जाता है। तो डिविडेंड देना है या नहीं देना है वो ये भी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी के पास लिक्विडिटी है या नहीं, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड एक बार आपने अगर उसको इशू कर दिया, उसको प्रपोज कर दिया, तो उसको 7 डेज के अंदर आपको पे करना पड़ता है, और जो फाइनल डिविडेंड है उसको एक बार डिक्लेयर करने के बाद 42 डेज के अंदर उसको पे करना पड़ता है। तो अब ये डिसीजन तभी लिए जाएंगे जब कंपनी के पास प्रॉपर लिक्विडिटी होगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज हम डिविडेंड कितना दें या अभी नहीं दें, तो उसके लिए भी कंपनी यूज करती है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। उसके बाद है लिमिटेशंस हैं। बेटा कोई भी आप स्टेटमेंट बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बोलते हैं कि इसमें हम केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड करते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो हम सिर्फ किसका देखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। उसके बाद है इनकम स्टेटमेंट का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, इट इज ए एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम बेसिक अपनी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, उसके साथ में एक बनाते हैं इस वाली स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ऐसा नहीं है कि ये हमारी बैलेंस शीट का या इनकम स्टेटमेंट का काम करेगा। ये कोई इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और ना ही ये बैलेंस शीट का, क्योंकि इन दोनों चीजों के, इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का, अपना एक डिफरेंट पर्पस है कि ये हमें हमारी जितने ऑपरेशनल रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बताती है, और बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सिर्फ हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट की पोजीशन के बारे में बताती है। हिस्टोरिकल नेचर, देखो जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो
ये हमारे इंडिकेट करती है जो पास्ट में एक्शंस हो चुके हैं, ईयर के एंड में या फिर मंथ के एंड में हम इन्हें बनाते हैं। तो जब एंड में आप बनाओगे तो ये उन चीजों को हमें डिस्क्राइब करके या एक्सप्लेन करके हमारे सामने रखेंगे कि जो कि पिछले महीने में हो चुकी है या फिर पिछले ईयर में हो चुकी है। इसलिए इनको बोला जाता है कि ये हिस्टोरिकल मतलब पास्ट से रिलेटेड होते हैं, आगे के लिए नहीं होते। असेसमेंट ऑफ द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइज केवल हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर नहीं बता सकते। देखो हम जब अब हम ये कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को जानने के लिए करते हैं, लेकिन बहुत और भी कई, जैसे अभी आपने रेशोज में पढ़ा था कि करंट रेशो होती है, लिक्विडिटी रेशो होती है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो डाटा एनालिसिस करके हम अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को पता करते हैं। तो इट इज नॉट अलोन, एक केवल ये अकेला ही ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसके बेसिस पर ही हम अपनी कैश फ्लो, कैश की सही सही इनफ्लो और आउटफ्लो और उसकी पोजीशन को पता लगा सकें। एक्यूरेसी ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम कैश फ्लो बनाते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर हमारी बैलेंस शीट होती है उसी के बेस पर हम इसको बनाते हैं। तो अगर हमारी वो स्टेटमेंट ठीक नहीं होंगी तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी सही नहीं बनेगा। तो इसकी एक्यूरेसी कि ये कितना सही है ये डिपेंड करता है कि जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कितने सही हैं, तो उनका सही होना जरूरी है। इन टर्म्स आपकी यूज होंगी वो कौन सी हैं? सबसे पहला तो कैश, तो कैश, कैश इन हैंड एंड बैंक्स के साथ कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें अभी आपको बताया कि इसमें एक तो कैश को तो कैश तो है ही है, उसके साथ कैश एट बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, क्योंकि वो जो चेक्स होंगे दे आर ऑल्सो ए डिफरेंट वे ऑफ बैंक बैलेंस, कि आप उनको बस डिपॉजिट करोगे और वो आपके बैंक बैलेंस में इंक्लूड हो जाएंगे। फिर सारी इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट टर्म है, मार्केटेबल है या फिर करंट है, करंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं इनको, करंट इन्वेस्टमेंट जिनको कि आप जब चाहो आप उनको सेल कर सकते हो, ठीक है, या बहुत शॉर्ट टर्म में आप उनको सेल कर सकते हो। तो दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट्स। देखो बेटा, अब हमसे बाद में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनसे कि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। अगर आपके हम यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक साथ लेकर चल रहे हैं, अगर इनमें आपस में ही कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो हमारे कैश को ना इनफ्लो को ना तो इनफ्लो होगा ना उससे आउटफ्लो होगा। जैसे आप अपने कैश को बैंक में जमा करा देते हो तो भी जो टोटल होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, पहले ये 100 रुपीज यहाँ थे, अब ये 100 रुपीज यहाँ पर आ गए, लेकिन जो टोटल रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वो तो 100 ही रहेगा। तो उससे ना कोई इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। या फिर आपको बोले कि आपके पास 1 लाख रुपीज से उनसे आपने कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज कर ली, तो अब कैश कम हो गया और आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितने की हो गई? 1 लाख रुपीज की। तो टोटल ऑफ कैश एंड एक कैश इक्विवेलेंट अब भी आपके पास कितना रहा? 1 लाख। तो आपस में कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो इट देयर विल बी नो एनी इनफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स एंड नाइदर एनी आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप बैंक में जमा करा दो पैसे या फिर बैंक से निकाल लो या वहां पर डिपॉजिट कर दो तो उससे कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज कर लो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेल कर दो तो भी नहीं होगा, क्योंकि परचेज की तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज बढ़ जाएंगी और कैश कम हो जाएगा। अगर आपने करंट असेट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल कर दिया तो कैश बढ़ गया और सिक्योरिटीज कम हो। दो टाइप के होंगे, एक तो कैश आएगा इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब भी जब भी आपको सारी एक्टिविटीज जो भी हमने 3 बांटी हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन एक्टिविटीज से जब भी आपके पास कैश आएगा तो दैट इज कॉल्ड इनफ्लो और जब जाएगा तो आउटफ्लो। ये हमने पहले भी अभी डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद तो दिया ऑपरेशनल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये होती कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल ऑपरेशन मतलब कि जिस चीज के लिए तुमने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, जिससे आपको अपने प्रॉफिट अर्निंग करनी है, जिस काम को आपको करना है, तो दे आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज।
कि जिसके जैसे सपोज आपने कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली है तो कपड़े का सेल परचेज करना, अगर आपने कोई शूज का शोरूम खोला है तो शूज को परचेज सेल करना, जो बेसिक एक्टिविटी है आपकी, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उनसे अराइज होने वाला जो भी कैश होगा तो उसको हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद या फिर आउटफ्लो भी हो सकता है कि अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने के लिए आप जो जो भी एक्सपेंसेस करोगे, जैसे अपने वर्कर्स को सैलरी पे करोगे, वेजेस पे करोगे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस करोगे, कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करोगे, दे आर रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो उनसे क्या होगा, आउटफ्लो होगा, लेकिन वो होगा कौन सी एक्टिविटीज होंगी, वो ऑपरेटिंग। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटा देखिए, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ये जो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं ये हमारी होती है रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वहां तक होती हैं। और ये जो दो एक्टिविटीज हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये हमारी रिलेट करती हैं बैलेंस शीट से। जब बैलेंस शीट आप कोई भी प्रिपेयर करते हो तो यहां पर हमारी आती है फिक्स असेट्स, और यहां पर हमारे आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में कि मैं अपने आप जो भी कैपिटल आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कहाँ कहाँ से किया, तो उसमें शेयर्स से करते हो, शेयर, और शेयर्स भी हो सकते हैं, ओन्ड कैपिटल भी हो सकती है और बोरोड कैपिटल भी हो सकती है। तो ये है कि आपने जो फाइनेंस कहाँ कहाँ से अपने लिए जुटाया है, तो वो शेयर कैपिटल से या फिर बोरोड, बोरोड फंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे डिवेंचर्स आपने इशू करके, प्रिफरेंस कैपिटल हो गई, प्रिफरेंस शेयर्स हो गए, ये हमारे हैं कि आपने फाइनेंस कहाँ से लिया है। तो इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, उनको आप कौन सी बोलोगे कि आपने जहां जहां से अपने लिए फाइनेंस अवेलेबल किया है, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज हमारी होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फिर आपने इस फाइनेंस को अपना बिजनेस चलाने के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, किन किन चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो फिक्स एसेट्स आपने परचेज की हुई हैं उनमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि जो करंट एसेट्स होंगे ना, करंट एसेट्स तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लेकर जाते हैं, हम यहाँ पर कंसर्न है केवल फिक्स एसेट से, कि ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज करके आपने जो फाइनेंस अपने लिए अवेलेबल कराया है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो वो रिलेटेड हमारा हो जाता है फिक्स एसेट्स से। ये फिक्स एसेट्स भी हो सकती हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो उनके लिए, उन इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हमने कोई भी इंटरेस्ट रिसीव किया, सपोज आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज किए, इन शेयर्स पर आपको डिविडेंड मिला, इस डिवेंचर्स पर आपको इंटरेस्ट मिला, तो ये इन्हीं फाइनेंशियल जो आपकी फाइनेंस, ये जो आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है इसी से रिलेटेड है। तो ये जो इनकम, ये जो कैश का इनफ्लो होगा, डिविडेंड रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स। अभी हमने आपको बताया था ना कि जो इन्वेस्ट आपने अपने फाइनेंस को कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो फिक्स एसेट्स में या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कौन सी है, अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उनसे, क्योंकि वो पार्ट होते हैं जो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, दे आर द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दे आर द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नॉट इंक्लूडेड इन द कैश। वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने कैश इक्विवेलेंट्स में अपने इंक्लूड नहीं की है। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं लॉन्ग टर्म एसेट से, कि आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल किया तो पैसे आए, आपने इनको परचेज किया तो आउटफ्लो हो गया कैश का, या अदर इन्वेस्टमेंट का ऐसे ही सेल और परचेज, अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की तो आपके पास से पैसे जाएंगे, आउटफ्लो हो जाएगा, आपने इनको सेल किया तो इनफ्लो, या फिर इन इन्वेस्टमेंट पर आपको डिविडेंड रिसीव हो गया या आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ये
डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा इनफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम आते हैं फाइनेंस एक्टिविटीज पर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपने उसके लिए फाइनेंस कहाँ कहाँ से अवेलेबल कराया है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल। जो ऑनर की जो कैपिटल होती है वो बोरोड कैपिटल भी हो सकती है और ओन्ड कैपिटल भी हो सकती है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी एंड बोरोइंग्स ऑल्सो, बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज, कि टोटल फाइनेंस आपने जहां से भी लिया है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल करोगे तो पैसे आएंगे, इनफ्लो हो जाएगा। रिडेम्पशन इक्विटी का तो होता नहीं, लेकिन अगर उनका बायबैक हो सकता है, बायबैक करते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट विल बी आउटफ्लो। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम रिडीम कर पाते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने पढ़ा था ना कि आपको उनको एक टाइम पे आपको जरूर ही उनको रिडीम पे ऑफ करना पड़ता है, तो आपके पास से कैश जाएगा, दैट विल बी आउटफ्लो। इस तरीके से, या डिविडेंड पे करोगे आप अपने शेयर होल्डर्स को, दैट विल बी आउटफ्लो बाय द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट पे करोगे अपने डिबेंचर होल्डर्स को, तो दैट विल बी आउटफ्लो। वही हमारा है क्लासिफिकेशन, हमने कर लिया इसको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको बता दिया, दे आर रिलेटेड टू द मेन ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। मेन ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी में दो तरह की हमारी कंपनीज होती हैं, एक तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज और एक फाइनेंशियल कंपनीज। ये कौन कौन सी होती है बेटा? नॉन फाइनेंशियल, एक तो पहले हम फाइनेंशियल कंपनीज को देख लेते हैं। फाइनेंशियल कंपनीज आर दोज कंपनीज जिनका की मेन प्रिंसिपल जो एक्टिविटीज है वो डील करती हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में। मींस उनका काम ही ये होता है कि सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना। तो अगर वो कोई भी तरीके की परचेज करती हैं सिक्योरिटीज, तो वो उनके लिए एक तरीके से स्टॉक है। ठीक है, जो स्टॉक होगा, तो स्टॉक को अगर परचेज करते हैं तो वो उनके लिए कौन सा हो जाएगा बेटा? वो उनके लिए होगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज। यस, पेमेंट ऑफ द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज को अभी हमने किया था कि ये इनके लिए क्या होती है, सिक्योरिटीज ही उनके लिए गुड्स होती हैं, उनका स्टॉक होता है। तो अगर वो सिक्योरिटीज परचेज करती हैं तो दैट विल बी इक्वल टू ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल कंपनीज के लिए सिक्योरिटीज को परचेज करना या फिर उन सिक्योरिटीज को इंटरेस्ट पे करना या फिर उनको सेल करना, परचेज करना, जैसे हम माल सेल करते हैं ना, कोई भी गुड्स को अगर आप सेल परचेज कर रहे हो तो आप उनको करते हो, तो दे आर ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल कंपनी अगर अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो इट मींस कि वो अपने गुड्स को सेल कर रही है, तो वो एक्टिविटी उसके लिए किस में आएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द सिक्योरिटीज, अब उसने जहां जहां भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर उसको वहां से प्रॉफिट मिलता है, एक तरीके से डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक तरीके इनकम हो गई, इनफ्लो हो गया, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसके यहाँ पर तो हमने कर लिया कि ये जो चीजें होंगी एक फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, और उनसे होने वाला कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कहाँ से माना जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। लेकिन अगर आप एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी को देखते हो, नॉन फाइनेंशियल मतलब जिनका बिजनेस मेन ऑब्जेक्टिव, जिनका सिक्योरिटीज में डील करना नहीं है, गुड्स में डील करना है, तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी? उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी गुड्स को सेल करना, परचेज करना, अपने एक्सपेंसेस को पे करना। जैसे यहाँ पर पहले हम इनफ्लो की बात करते हैं, तो इनफ्लो में सेल करने से कोई पैसा आया, या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स से कोई पैसा आया, या उनको कोई रॉयल्टी इनकम, फी या कमीशन रिसीव हुआ, तो ये हो गए उनके इनफ्लोज। आउटफ्लो में उनको जो गुड्स परचेज करनी होंगी उनके लिए उनको पेमेंट करनी होगी, तो वहां पर उस परचेज के लिए वो जो पेमेंट करेंगे वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो ये उनके लिए आउटफ्लो हो गया। इसी तरीके से अपने क्रेडिटर्स को जो पे करेंगे, ट्रेड पेबल्स को पे करेंगे, वो भी उनके लिए सिक्योरिटीज में डील करना। उनको अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो भी उनके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मिलता है। या फिर ये आउटफ्लो हो गया कि पेमेंट, अब देखो सैलरी पे करना, बोनस पे करना एम्प्लॉयज को, ये तो चाहे फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, सबको अपने वर्कर्स को जो पे करना पड़ेगा, जो वो कुछ भी काम करते हो, तो वो उनके लिए कौन सा होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही आउटफ्लो होगा।
ठीक है ना, क्योंकि वो जो भी उनको काम दिया गया वो कर रहे हैं और सैलरी पे कर रहे हो, तो बिजनेस के लिए चाहे फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है, वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू ही होने वाला आउटफ्लो होगा। पेमेंट एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स वाला पॉइंट अभी होल्ड कीजिए, तो मतलब इसको आप बाद में डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ये डिटेल में होगा। नेट इफेक्ट ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड यूज्ड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें कहाँ से हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना आएगा उसको ऐड करोगे और जो यूज्ड होंगे उनको माइनस करके नेट बैलेंस निकाल लोगे। Which of the following transactions are classified and shown as the operating activities? तो सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल इनफ्लो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया, गुड्स को सेल कर रहे हो, कैश। अभी हमें ये नहीं देखना इनफ्लो या आउटफ्लो, बस आपको ये क्लासिफाई करना है कि इसको आप किस में रखोगे, ऑपरेटिंग में रखोगे या नहीं रखोगे। तो अगर सेल ऑफ गुड्स करते हो तो ऑपरेटिंग, परचेज ऑफ गुड्स करते हो तो ऑपरेटिंग, सैलरीज को पे करते हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है और उस पर लोन हमारा होता है बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी, जहां से आपने फाइनेंस अपने लिए अवेलेबल कराया था, तो ये फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा, ऑपरेशनल में नहीं आएगा। रीपेमेंट ऑफ द लोन, ये भी हमारा किस में आ जाएगा, फाइनेंस में। परचेज ऑफ मशीनरी फिक्स असेट से रिलेटेड, वो इन्वेस्टिंग में आता है। डिविडेंड आपने पे किया है, डिविडेंड हम किसको पे करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को, और शेयर कैपिटल हमारी क्या होती है, हमारी फाइनेंस। तो ये जो डिविडेंड पेड करोगे ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ठीक है। सेल ऑफ कार, फिक्स असेट्स आ गई, फिक्स असेट्स का कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट से, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, नॉट इन ऑपरेटिंग। कमीशन रिसीव्ड है, ये आपका काम है, कमीशन आप उसके थ्रू रिसीव करते हो, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स, देखो जब हम सेल करते हैं तो कुछ तो हमारी गुड्स सेल कैश हो जाती है, या फिर बाद में हमें डेटर्स प्रोवाइड हमें दे देते हैं, तो ये हमारा जो हमने गुड्स सेल की हैं अपने ऑपरेशंस की, उसी से हमें वो कैश देते हैं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टेट ट्रांजेक्शन दैट इज ऑलवेज ए ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हो, सबके लिए ऑपरेटिंग होती है। उसमें आप लिख सकते हो कि पेमेंट ऑफ सैलरीज, बोनस एंड ग्रेजुटी, इसके अलावा पेमेंट ऑफ रेंट। अब अगर मान लो कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, उसने एक बिल्डिंग किराए पर ली हुई है और अपना काम चलाने के लिए उसके लिए रेंट पे करता है, तो उसके लिए वो भी ऑपरेटिंग होगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो। इसी तरीके से लॉ के एक्सपेंसेस, लॉयर्स एक्सपेंसेस या लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस होता है, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि जिनका चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं चाहे नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बिजनेस है, उसको अपने ऑपरेशंस के लिए करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है, इसके साथ साथ आप रेंट का, लीगल एक्सपेंसेस का, टेलीफोन बिल का, ये सारे एग्जांपल भी दे सकते हो। फिर उसके बाद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब सेकंड पर आते हैं, ये ऑपरेटिंग हो गई हमारी। उसके बाद इन्वेस्टिंग का अभी अभी आपको बताया कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो अपने ये जो फाइनेंस होता है कैपिटल का, लोन्स का, बोरोड कैपिटल या अपनी, इसको हमने कहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट करते हैं हम अपने फिक्स असेट्स में, तो फिक्स असेट्स। और दूसरा हमारा हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉट करंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनका सेल परचेज करना, सेल करना, इनसे इन्वेस्टमेंट पर कुछ भी रिसीव होना, ये सारी जो चीजें होंगी हमारी फिक्स असेट से रिलेटेड, वो हमारी किस में आएंगी, इन्वेस्टिंग। तो फिक्स असेट्स का परचेज, फिक्स असेट्स का सेल, इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी, तो वो उसमें कोई भी शेयर्स हो सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के, हमने परचेज किए, डिवेंचर परचेज किए, बॉन्ड्स परचेज किए, तो ये सारी चीजों को परचेज करना है और उसके लिए पेमेंट करेंगे, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्ट कर रहे हैं हम फिक्स असेट्स में, अगर उसको सेल करेंगे तो इनफ्लो हो जाएगा, या फिर एडवांसेस अगर किसी को दे दिए, मतलब कोई लोन दे दिया कोई एडवांस में, तो वो भी हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। उसके बाद या फिर इन एडवांसेस को, ये तो हो गया आउटफ्लो लोन्स एंड एडवांसेस का, और अगर वो लोन्स एंड एडवांसेस हमें वापस मिल गए तो दैट विल बी इनफ्लो, ठीक है। तो बेसिकली तीन चीजें आई, फिक्स असेट्स का सेल परचेज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज, और लोन्स एंड एडवांसेस का मिलना या देना।
तो ये तीनों चीजें जो होंगी हमारी, ये किस में आ जाएंगी, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसके लिए आपको एक और चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इन पर किसी भी इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हुआ या फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो भी उसी में इंक्लूड होंगे क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट के वजह से आपको मिल रहे हैं। आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, दे आर क्लासिफाइड एट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें कैश फ्रॉम, वही फिक्स असेट्स का आपको करना है कि अगर सेल ऑफ फिक्स असेट्स है, ठीक है भाई, किससे रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से। कैश पेड फॉर द परचेज, ये तो ऑपरेटिंग से अभी हमने किया ना कि स्टॉक परचेज करते हो तो उसके लिए जो पेमेंट करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। ऑफ आवर रिसोर्सेज, हमने उनको इनकम अर्न करने के लिए उनको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ये वो सिक्योरिटीज हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स में आएंगी। ओके मैम। ठीक है। यस बेटा, अब देखो जैसे हमारा ऑपरेटिंग का था ना कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसको हम कॉन्टिन्यूस मतलब हमेशा उसमें करेंगे, तो हमने वो कर लिया था कि जैसे सैलरीज एंड वेजेस था या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हमारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे, तो वो हमारे किस में आएंगे, हमेशा ऑपरेटिंग में आएंगे। इसी तरीके से चाहे कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन फाइनेंशियल हो, कौन सा ऐसा एक ट्रांजेक्शन है जो कि हमेशा आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना। ये है पेमेंट टुवर्ड्स द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स इज नॉट परचेज फॉर द रीसेल। तो ये तो हमारा हो गया कि ऑलवेज क्लासिफाइड एट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स असेट्स को जब हम परचेज करते हैं, ये एग्जाम्पल हो गए उसके, कोई भी बिल्डिंग। अब कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, अगर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको भी काम करने के लिए बिल्डिंग तो चाहिए। अगर वो भी अपनी फिक्स असेट्स कोई भी परचेज करते हैं तो वो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी, क्योंकि कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसे अपना काम करने के लिए फिक्स असेट्स चाहिए ही। यस बेटा, अब आते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन सी हमारी होती है कि दे आर एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स कैपिटल, कि जो हमारी कैपिटल है उसको कम ज्यादा करती है। तो अगर हमने शेयर कैपिटल इशू की तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर हमने डिवेंचर्स इशू किए तो भी हमारी बोरोड कैपिटल बढ़ जाएगी। तो जो भी हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारी ऑनर्स कैपिटल और बोरोइंग्स को कम ज्यादा करे, उसके लेवल को कम या ज्यादा करती है, तो उसको हम कौन सी कहते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो इसमें हमारी बेसिकली जो फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं हम, शेयर कैपिटल हम इशू करते हैं, वो इक्विटी भी हो सकती है और प्रेफरेंस भी हो सकती है। उसके अलावा कोई भी डिवेंचर्स हो सकते हैं, मतलब बोरोड कैपिटल, या लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं, तो ये सारे इंक्लूड होते हैं हमारे, इनसे हम फाइनेंस करते हैं अपने बिजनेस का। तो ये है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब देखो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आपको पता है कि हम डिविडेंड पे करते हैं, तो प्रेफरेंस को भी और इक्विटी को भी। तो जब बात आएगी पेमेंट ऑफ डिविडेंड की, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो ये हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है ना, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसके जो आउटफ्लो होगा उसे भी हम किस में करेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इशू ऑफ शेयर्स या उनको वापस करना। एक तो इशू करेंगे तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसी तरीके से प्रोसीड्स फ्रॉम अ इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर करा तो बोरोड कैपिटल बढ़ गई, लोन्स कोई ले लिए तो भी हमारे पास कैश आ गया, बॉन्ड्स हमने इशू कर दिए तो भी पैसे आते हैं। अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, देखो बेटा ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ना, ये तो हमारी करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होते हैं, और इनको हम ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम निकालेंगे अभी कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो उसमें कंसीडर करते हैं। तो अदर देन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो यहाँ पर फाइनेंसिंग में आ जाएंगी। पेमेंट ऑफ द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, या आपने अपने इक्विटी शेयर्स बायबैक करते हैं तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, और पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इनमें भी, क्योंकि ये सारे तरीके कौन से हैं, कौन सी चीजें हैं,
फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं जो हम फाइनेंस अवेलेबल अपने लिए करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनमें जो भी कैश आउटफ्लो या इनफ्लो होगा वो हमारा इन एक्टिविटीज में हम उनको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में करेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर्स पर आपने इंटरेस्ट पे किया या अपने शेयर्स पर डिविडेंड पे किया, तो वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, ये डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों ही, क्योंकि हमें बिकॉज ऑफ फाइनेंस कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज होंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। बेटा देखो बैंक ओवरड्राफ्ट हालांकि हमारा ये करंट बैलेंस होता है बैंक का, हमें बहुत जल्दी ही इसको क्या करना पड़ता है, जैसे अगर मान लो आपके बैंक में 50,000 रुपीज है, आपने बाय मिस्टेक 60,000 रुपीज का एक चेक काट कर दे दिया, तो बैंक कई बार अपने जो भी एस्टीम्ड उनके कस्टमर्स होते हैं उनके चेक को बाउंस नहीं करते, उसको वो पास कर देते हैं कि वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको बहुत कम समय में उसको उस अमाउंट को बैलेंस को पे करना होता है कि आप उनको बहुत जल्दी ये 10,000 रुपीज पे कर दोगे और आपका वो जो चेक है वो क्लियर हो जाएगा, तो ये फैसिलिटी को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हालांकि ये होती है करंट टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिसीव हो रहा है, इससे एक कैश क्रेडिट प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए हम बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की जो फैसिलिटी है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज में उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे, क्योंकि बाकी जितनी भी करंट एसेट्स होंगी या करंट लायबिलिटीज होंगी उनको हम किस में करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ हम उन्हें कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट इनको इंक्लूड किया जाएगा इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ओके, transaction is shown as the financing activities. Repayment of the loan, proceeds from the issue of shares, finance से related, डिवेंचर्स आपने सब्सक्राइब किए पैसे आएंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पैसे जाएंगे बिकॉज आपने फाइनेंस किया हुआ था, इंटरेस्ट पे करो, डिविडेंड पे करो, बोथ आर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अभी आपको बताया फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है। इशू ऑफ बोनस शेयर, देखो बेटा जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं ना तो बोनस शेयर में कहीं भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। बोनस शेयर का मतलब होता है कि जब आप डिविडेंड पे करते हो तो आप कैश में ना देकर आप उनको शेयर्स के रूप में देते हो, तो यहाँ पर इस वाले ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है कि एक तरफ आपके रिजर्व्स कम हो जाते हैं, रिजर्व्स में से पैसा आप निकाल लेते हो, और दूसरे आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही बोनस शेयर दे देते हो और शेयर दे देते हो, तो इससे हमारे कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो इशू ऑफ बोनस शेयर है इससे फ्लो ही नहीं होगा कैश का, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, कोई भी एक्टिविटीज में यहाँ पर इसको हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करते। स्टेट ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखो बेटा यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन अभी आपको बताई थी, एक हमारी होती है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में डील करते हैं, और एक नॉन फाइनेंशियल मतलब अदर्स जो बाकी के किसी भी गुड्स को सेल या परचेज करते हैं। लेकिन ये जो है ना आपका कौन सा एक ऐसी चीज है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मेन काम होता है कि वो फाइनेंशियल अपनी सिक्योरिटीज को परचेज सेल करती है, जिन भी सिक्योरिटीज को उसने परचेज किया तो उसके लिए वो डिविडेंड भी पे करेगी। लेकिन जब यहाँ पर पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात आएगी तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि दे आर पेइंग द डिविडेंड टू देयर ओन शेयर होल्डर्स, कि जो उनके अपने शेयर होल्डर्स है ना उनको वो डिविडेंड पे कर रहे हैं, वो सिक्योरिटीज जो उन्होंने परचेज की हुई है उस वाले डिविडेंड को पे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो हमेशा आपके फाइनेंस, देखो यहीं पर आपने अभी ये चीज देखी थी कि अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने कोई भी सिक्योरिटीज परचेज की है तो अगर शेयर परचेज किए तो उन्हें डिविडेंड भी पे करना हो सकता है, और अगर उन्होंने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना है। तो ये जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ना इसको तो हम ऑपरेटिंग एक्टिव फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बता रहे हैं कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि उनका काम है कि किस तरीके से भी आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल परचेज करो और उन पर इंटरेस्ट पे करोगे। लेकिन जब हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करेंगे तो वो हमेशा आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आएगा, चाहे वो, क्योंकि ये हमारी शेयर कैपिटल से रिलेटेड होता है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो चाहे अदर्स के लिए हो।
तो इस बात को बेटा इसको पढ़कर देखोगे आप, ये वाला पॉइंट एकदम अच्छे से कंसीडर करोगे। यस, अगला देखिए, गिव ए ट्रांजेक्शन ए पार्ट ऑफ विच शोन एज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड ए पार्ट। अब वो पूछ रहा है कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताना है हमें जिसका कि एक ही ट्रांजेक्शन का कुछ पार्ट तो हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है और कुछ इन्वेस्टिंग से। तो ये हमारा होता है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अंडर द हायर परचेज सिस्टम। आपको पता है ये क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज आप ना इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज करते हो। अब सपोज आपने 1 लाख रुपीज का कोई भी चीज ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने परचेज किया, अगर आप उसे कैश में परचेज करते हो ना, वो तुरंत आपको 1 लाख रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट पे परचेज करते हो तो डेफिनेटली जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उनमें अपना कुछ इंटरेस्ट ऐड करते हैं और वो आपको बनाएंगे कि 20,000 इस पर इंटरेस्ट होगा, टोटल अमाउंट हो गया 1,20,000। आप ये जो अमाउंट है ये 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो और वो कितने कितने रुपीज की होगी? 12,000 की। तो मीन्स 12,000 की आप 1,20,000 इस तरीके से पे करोगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप उसको कैश में परचेज करते हो तो वो 1 लाख रुपीज की मिल रही है, लेकिन अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में हायर परचेज सिस्टम पे कर रहे हो तो वो आपको 1,20,000 की मिल रही है। इसका मतलब कि उसमें आप क्योंकि उनको उनकी पेमेंट को डिले कर रहे हो, आप उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पे कर रहे हो, तो उसके लिए 20,000 का आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो जब हमारा ऐसा कोई जब हम कोई भी परचेज करते हैं ऑन द हायर परचेज सिस्टम, तो उसमें बेटा दो चीजें हैं। एक तो आप गुड्स परचेज कर रहे हो, एसेट परचेज कर रहे हो। तो जो ये 1 लाख रुपीज है, एसेट्स को परचेज करना हमारी कौन सी एक्टिविटी होती है? एसेट्स को जब हम परचेज करते हैं तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो ये जो 1 लाख रुपीज से रिलेटेड होगी ये तो हमारी हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये वाला आउटफ्लो हमारा होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जो ये 20,000 रुपीज आप इंटरेस्ट के पे कर रहे हो, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं क्योंकि हमें ये फाइनेंस मिल रहा है, हमें एक उधार मिल रहा है, फाइनेंस अवेलेबल करा रहे हैं हमारे लिए। तो इसलिए ये जो 20,000 है ये हमारा आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। ये जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे ये हमारा हो जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज का आउटफ्लो, और ये वाला जो हो जाएगा जो हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फ्लो, आउटफ्लो। तो इस तरीके से आप ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें कि एक ही हमारे पास टोटल आउटफ्लो कैश का कितना हो रहा है? 1,20,000, लेकिन उसमें से 1 लाख अलग करेंगे और 20,000 को अलग करेंगे और इस तरीके से उसको कंसिडर किया जाएगा। ये वाला इन्वेस्टिंग में और ये वाला 20,000 जो इंटरेस्ट का पे कर रहे हैं वो फाइनेंशियल में। क्लियर बेटा? ये वाला ये पॉइंट क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके। ट्रांजेक्शंस ये है नॉट रिगार्डेड एज द कैश फ्लो। अब देखो कौन से ट्रांजेक्शंस हैं जिनको कि हम आउटफ्लो ना तो उनमें आउटफ्लो होता है ना इनफ्लो, वही वाले जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उनके आपस में जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं ना उनको हम उनसे हमारा क्योंकि उनका टोटल सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 4 पॉकेट्स हैं, ये कैश की पॉकेट है, ये बैंक की पॉकेट है, ये हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज की पॉकेट है। अगर आपने कैश को बैंक में जमा कराया तो भी उतना ही टोटल रहेगा, बैंक से निकाल लिया तो भी उतना ही रहेगा इनका टोटल, या फिर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई कर दी तो आपके पास से कैश कम हो जाएगा और दूसरा जो कैश इक्विवेलेंट है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शंस जो कि आपस में कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच में होते हैं उनसे ना तो कैश कम होता है आपका और ना ही कैश बढ़ेगा, तो उन वाले ट्रांजेक्शंस में आपका कोई भी आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं होगा।